Being English classes, your master key towards perfection. हेलो स्टूडेंट्स, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीन 2 के बारे में बात करने वाले हैं, द वॉचमैन ऑफ द लेक के बारे में, द वॉचमैन ऑफ द लेक लेसन के बारे में। पिछले सीन 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे जो मारा और जो विलेज हेडमैन है इसके बीच एक कन्वर्जेशन होता है। फिर फाइनली विलेज हेडमैन जो मारा को अपने एक वर्कर जिसका नाम भीमा होता है उसे कहता है कि मारा को ले जाकर जो मंदिर है पीछे पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है उसके पीछे जो जेल है वहां पर फेंक दे और 2 दिन तक मारा पर नजर रखे। तो ये सारी बातें हुई थी। अगर आप डायरेक्टली सीन 2 देख रहे हो या पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है फर्स्ट ईयर पीयूसी के लिए वो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको कोई लेसन नहीं मिल रहा हो तो कमेंट में आप लोग मुझे वो लेसन के बारे में पूछ सकते हो, मैं उसका लिंक आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सीन 2, ट्रम्पेट्स ब्लोइंग, restrained cheering of crowds, etc., announce the arrival of the king. Suddenly, there is a confusion. As the king is about to pass under a tree, someone jumps down from its branches. A medley of voices crying, "Where did he jump from? Who is he? Hold him." तो जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि जो सीन 1 के लास्ट में आपको पता चलेगा कि मारा को जेल में डाला गया था। और किसने डाला था? विलेज हेडमैन ने मारा को जेल में डाला गया था। भीमा जो था वो जो काफ़ी मजबूत इंसान, ऊंचा तगड़ा इंसान, वो मारा को उसके हाथ बांधकर उसे ले जाकर जेल में डाला जाता है, ये ऐसा दिखाया जाता है। तो हमें ये अज्यूम करना है कि मारा अब इस वक्त जेल में है, ठीक है। लेकिन सीन 2 जो है वो इस तरह से ओपन होता है कि अब वो दिन आ चुका है जब राजा का वहां से गुजरना था। उस दिन क्या होता है, क्योंकि वो राजा है और कोई आम इंसान नहीं है, कोई कॉमन मैन नहीं है, तो ऑब्वियसली जब राजा अपने महल से बाहर आएगा तो एक तरीके का एक सेलिब्रिटी की तरह आएगा बाहर और लोग उसे देखने के लिए आएंगे, उसका स्वागत करने के लिए आएंगे। राजा शायद किसी भी काम से आ सकता है या एक राजा अपने दूसरे राजा को मिलने के लिए जा सकता है या कोई और एक ऑफिशियल काम हो सकता है। तो जब राजा बाहर अपने पैलेस से निकलता है तो वो अकेला नहीं निकलता, वो सबसे पहले अनाउंसमेंट करेगा और उसके साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स और उसके जो रॉयल मिनिस्टर्स होते हैं, जो खास इंसान होते हैं वो साथ चलेंगे और राजा के हाथी घोड़े ये भी सारे चलेंगे। राजा को जो चीजें लगती है वो सारी चीजें चलेंगी, वो सारी चीजें लेकर चलेगा। तो इन शॉर्ट जब राजा बाहर निकलता है तो वो एक उस दिन वो एक सेलिब्रेशन होता है, लोगों को राजा को देखने का मौका मिलता है। तो क्या होता है कि उस दिन जब राजा पेड़ से गुजर रहा था तो पेड़ के ऊपर से कोई राजा के सामने कूद देता है, यानी उड़ी मारता है। अब जैसे ही वो उड़ी मारता है लोगों के बीच तो लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई राजा को मारने के लिए आया है, तो लोग उस इंसान के पीछे पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो हड़बड़ाहट में लोग तो पकड़ लेते हैं, लेकिन राजा जानना चाहता था कि ये कौन इंसान है जो इस तरह से राजा के सामने कूदा था। तो राजा ऑर्डर देता है कि वो उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ। लोगों में एक तरह का कंफ्यूजन था कि ये इंसान है कौन, क्या नाम है और क्या इसका मकसद था पेड़ पर छुपने का और ये सारी चीजें। ट्रम्पेट्स ब्लोइंग का मतलब होता है, अब जैसे कि क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि एक टाइप का पुराने जमाने में जब राजा दरबार में हाजिर होता है तो उस वक्त एक तुतारी बजाना, ट्रम्पेट बोलते हैं उसको हम लोग, तुतारी, ठीक है। किसी भी राजा का जब आना होता है तो वो तुतारी बजाकर ऐलान करता है कि अमुक अमुक राजा अब दरबार में हाजिर होने वाला है, तो लोग खड़े हो जाओ उसके स्वागत के लिए। इसे ट्रम्पेट्स ब्लोइंग और ये सारी चीजें होती है। तो लोग बहुत खुश थे और वो राजा का नाम लेकर जय जयकार वगैरह कर रहे थे। और ये मैंने आप लोग को अभी जो मैंने बताया, तो लोग जब वो इंसान लोगों के बीच उड़ी मारता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आया कहाँ से और पेड़ पर कर क्या रहा था इतने देर से, इसका नाम क्या है, कौन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजा का डायलॉग है, साइलेंस, हु इज दिस मैन? Your gracious majesty, this man. We will hear the man speak himself. Your majesty, he is unworthy of your majesty's notice. तो किंग कहता है कि शांत हो जाओ, ये आदमी कौन है? तो लोगों में से कुछ आवाजें आती है और वो कहते हैं कि योर ग्रेशियस मैजेस्टी। देखो जब राजा से बात करनी होती है तो सबसे पहले उसे इज्जत देकर बात करनी पड़ती है कि योर ग्रेशियस मैजेस्टी, जहाँ पना, पता है ना आप लोग को, तो आप लोग तो टीवी वगैरह देखते ही होंगे, जहाँ पना, आलम पना और ये सारी चीजें पहले बोल लेते हैं, फिर जाकर जो बोलना होता है वो बोलते हैं। तो योर ग्रेशियस मैजेस्टी दिस मैन, तो उनमें से कुछ एक आवाज राजा का सवाल का जवाब देना चाहती थी कि ये जो इंसान है ये तारुफ कराना चाहती थी, लेकिन राजा
उस इंसान को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो इंसान खुद कहे कि वो कौन है। तो उनमें से फिर से एक आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि ये जो इंसान है आपके तवज्जो के लायक नहीं है, अब इस पर ध्यान मत दे। तवज्जो मतलब ध्यान देना। आप ये इंसान आपके ध्यान के लायक नहीं है। अनवर्दी, अनवर्दी मतलब किसी चीज का लायक ना होना, ठीक है। तो राजा कहते हैं कि वी विल हियर द मैन हिमसेल्फ स्पीक, लेट हिम ब्रॉट फॉरवर्ड। द मैन इज ड्रैग बिफोर द किंग। ड्रैग्ड मतलब खींच खींच कर लेकर आना, उसे रगड़ रगड़ कर लेकर आते हैं। हु आर यू, वेयर डिड यू ड्रॉप फ्रॉम। तो राजा उससे पूछता है, राजा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो इंसान खुद कहे कि वो कौन है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। फिर उस इंसान को खींच खींच कर राजा के सामने लाया जाता है और फिर राजा उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और तुम कहाँ से कूदे, क्या तुम पेड़ से कूदे। तो मारा कहता है, योर ग्रेशियस मैजेस्टी, आई एम अनवर्दी डॉग। तो मारा का जो शुरुआत है डायलॉग, वो कहता है कि योर ग्रेशियस मैजेस्टी, आई एम अनवर्दी डॉग। अब ये अनवर्दी डॉग, अगर आप लोगों ने सीन 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो अनवर्दी डॉग एक गाली दी गई थी विलेज हेडमैन के द्वारा। विलेज हेडमैन ने एक गाली दी थी उसे, क्योंकि विलेज हेडमैन भी वहां पर मौजूद था और वो सारी बातें सुन रहा था और देख भी रहा था। उसे ताना देने के लिए मारा उसे कहता है कि मैं तो एक कुत्ता हूँ, यानी कि ये गाली देकर, खुद को गाली देकर कहता है, बट आई हैव अ वर्ड टू कन्वे to your gracious ears, and after I have uttered it, I shall gladly allow myself to be trampled under the feet of the mighty elephant which bears your royal person। यहाँ पर uttered का मतलब होता है कहना और trampled का मतलब होता है हाथी के नीचे कुचल देना, उसे कहते हैं trampled, crush। तो मारा कहता है कि मैं तो एक ऐसा, मतलब वो खुद को गाली देकर कहता है कि मैं तो एक कुत्ते की माफिक हूँ मैं, मेरी जो औकात है वो कुत्ते की माफिक है, लेकिन मेरे पास आपको कुछ कहने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कहूँ ये चीज, और जब मैं ये बात आपको कह दूंगा तो मैं खुशी खुशी आपके हाथी के पैर के नीचे अपने आप को कुचलने के लिए तैयार हूँ। किंग, वेयर वर यू ऑल द टाइम, इन द ट्री। तो किंग पूछते कि इतने देर तक कहाँ थे तुम, क्या तुम पेड़ पर थे। यस योर मैजेस्टी, I was there since the cock crew this morning. I knew the royal passage lay here, waiting in a tree. You could have asked for an audience. तो जो राजा है वो मारा से पूछते है कि क्या तुम इतने देर पेड़ पर थे। तो मारा कहता हाँ, मैं सुबह से मैं आपका इंतजार कर रहा था वहाँ पर पेड़ पर। मुझे पता था कि ये जो रॉयल पैसेज है, यानी कि ये जो रास्ता बनाया जा रहा है, ये आपके लिए बनाया जा रहा है। पेड़ पर इंतजार करना, पेड़ पर तुम क्यों इंतजार कर रहे थे, तुम चाहते तो तुम मेरे सामने इस तरह से आ सकते थे जैसे ये सारे लोग आए हैं। तो मारा कहता है, दे स्टोन्ड मी एट साइड, जैसे ही मुझे देखते थे मुझ पर पत्थर फेंकते थे, एंड कमांडेड मी टू टेक माई सेल्फ आउट ऑफ द विलेज, और कहते थे कि मुझे अपने आप को यहाँ से, इस जगह से, इस गांव से दूर जाए। और फिर भी अगर मैं आता इनके सामने, when I still appeared they bound and threw me in a cellar, but the man who was my jailer, though a giant in appearance, has a soul of baby। तो कहते कि अगर इनके सामने आता तो मुझे बांध कर मुझे जेल में फेंक दिया, लेकिन जो मेरा जेलर था, यहाँ पर जेलर कौन है, भीमा था उसका जेलर, लेकिन जो जेलर था वो भले ही दिखने के लिए साइज में काफी बड़ा था, लेकिन उसका जो दिल था वो एक बच्चे की माफिक था, इसीलिए मैं वापस बाहर आ गया। He let me go when he heard of my dream and the command of the goddess, and I slipped out unseen and climbed this tree and hid myself in its leaves, waiting and praying for your majesty's gracious arrival। तो मारा कहता है कि जैसे मैंने उस इंसान को, उस भीमा को मैंने अपने ख्वाब के बारे में बताया और जो हुक्म इस गांव की जो देवी है उसका मैंने बताया उसे कि गांव की देवी ने क्या हुक्म भेजा है राजा के लिए, तो उसने जो मेरा ख्वाब था उसे मान लिया और उस तरह से मैं वहां से बच निकला, और फिर किसी की नजर में ना आते हुए मैं इस पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर मैं छुपा हुआ था पत्तों के बीच और आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप आओगे तो आपसे मुलाकात होगी। तो राजा पूछता है, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। मारा उसे कहता है, नाउ लिसन टू मी मोस्ट हाई, वेयर योर मैजेस्टी नाउ स्टैंड्स इज अ सेक्रेड स्पॉट। देयर वंस स्टूड द ग्रेट हनुमान ऑन द डे Lakshman was wounded in the battlefield at Lanka and lay in a deadly faint। इसके पहले मैं ये पैराग्राफ आपको समझाऊं, ये डायलॉग समझाऊं मारा का, मुझे सबसे पहले इसके एक स्टोरी आपको बैकग्राउंड में समझानी है ताकि आपको ये
जो पैराग्राफ है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो हिंदू कल्चर है उसमें एक मान्यता है कि जब राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त रावण ने क्या किया, राम के भाई लक्ष्मण को जख्मी कर दिया। और हालांकि इतने जख्मी हो गए थे लक्ष्मण कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका था इस तरह से। तो वहाँ के जो लोग थे राम के, उन्होंने राम को बताया कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर संजीवनी उगती है। संजीवनी का मतलब एक पेड़ होता है, वो पेड़ अगर आप लाओगे तो उसकी मदद से लक्ष्मण फिर से एक बार जिंदा हो सकता है। तो इस काम के लिए हनुमान को चुना गया था। ये जो पहाड़ था वो श्रीलंका में था। हनुमान को चुना गया था कि वहां जाकर उस पहाड़ पर जो संजीवनी है वो लेकर आना है। हनुमान को ये भी बताया गया था कि वो पौधा दिखता कैसा है। तो जब हनुमान वहां पर जाता है उस पहाड़ के पास, तो वहां उसे कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि सारे पौधे एक तरह के दिखाई देते हैं। अब वो सोचता है कि मैं इतना दूर तो वैसे भी उड़ कर आया हूँ और इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास वापस जाकर मैं पूछूं। तो वो क्या करता है कि वो सारा का सारा पहाड़ ही उठाकर अपने हथेली पर लेकर आकर उस जगह पर जहाँ पर युद्ध चल रहा था वहां पर लाकर रख देता है उस पहाड़ को। जहाँ पर तुम रुके हो अभी, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ के नीचे ये जो स्पॉट है जहाँ पर आप रुके हो, ये वही स्पॉट है जहाँ पर लक्ष्मण एक जमाने में जख्मी पड़े हुए थे। गाइडेड बाय ओमेन्स, हनुमान केम हियर एंड देन ही वेंट अप द माउंटेन इन हुज शैडो योर मैजेस्टी इज रेस्टिंग नाउ देयर ऑन इट्स क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब जो पहाड़ की चोटी होती है उसे क्रेस्ट कहते हैं। He found Sanjeevani. He flew to Lanka with it, and at its breath Yama's messengers fled, and Lakshman rose to his feet with a new life. Yama's messengers fled का मतलब, अब और एक मान्यता है हिंदुइज्म में कि जैसे कि जब भी कोई इंसान की आत्मा निकालनी होती है तो एक देवता को चुना जाता है जिसका नाम है यम। इसका काम ये होता है कि वो आत्माओं को निकालने का काम करता है। जब कोई मरने वाला इंसान होता है उसकी आत्मा को लेकर जाता है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जो लक्ष्मण थे वो भी मरने की कगार पर थे, तो यम वहाँ पर हाजिर हो गए थे उनकी आत्मा को निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही वो हनुमान को देखते हैं संजीवनी लाते हुए, तो यम समझ जाते हैं कि अब लक्ष्मण का फिर से जिंदा होना मुमकिन है, इसलिए यम वहाँ से चले जाते हैं। सच वॉज द पावर ऑफ संजीवनी एंड वेयर इट ग्रीव देयर अरोज अ स्ट्रीम which came down the mountain and now flows past your majesty's feet। तो महाराज कहते हैं कि जहाँ से वो संजीवनी का पौधा निकाला गया था पहाड़ की चोटी से, उस जगह से एक नदी बहती हुई नीचे की तरफ आती है पहाड़ों के तरफ से गुजरते हुए। और वो जो जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है वो वही पानी है, वो नदी के रूप में आपके सामने, जिसका नाम है वेदा। ये आपके सामने जो गुजर रही है ना, ये वही नदी है। आपके सामने से जो ये नदी गुजर रही है, ये नदी वहां से निकली है जहाँ से संजीवनी पौधा निकाला गया है, और इस नदी का नाम है वेदा। इट्स वाटर इज द वेरी लाइफ ब्लड ऑफ योर मैजेस्टीज हम्बल सब्जेक्ट्स। तो महाराज कहते हैं कि ये जो नदी है ये इस तरह से जैसे कि आपके जो लोग हैं, आपके लोगों के जिस्म में जो खून दौड़ रहा है ना, उसी तरह से ये नदी हमारे गांव के बीच में दौड़ती है। इसी की वजह से आज हम इस नदी की वजह से, इस नदी के पानी की वजह से जिंदा है। किंग, डू द वाटर्स फ्लो ऑन ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। राजा पूछते हैं कि क्या इस नदी का पानी पूरी साल बहता है? तो महाराज कहते हैं योर मैजेस्टी आई एम कमिंग टू इट। मैं इस बात पर आने वाला हूँ, यानी इस बात पर ये बात मैं आपको बताने ही वाला हूँ। द वाटर हैज फ्लोड ऑन सिंस द डे हनुमान टुक द संजीवनी। जब से संजीवनी वहां से निकाली गई है उस जगह से, वहां से पानी अब तक बहता आ रहा है, यानी कि हजारों हजारों साल से नदी का पानी बहता आ रहा है। इट्स बर्थ इज इन द फ्लीटिंग मिस्ट of the mountain tops, and it dances its way through rare flowers and forests which clothe the mountain side before it comes down to our village। मारा कहते हैं कि जहाँ से ये पौधे को निकाला गया है, पौधे के बरोबर उस जगह से नदी का पानी बह रहा है। ऐसे बहुत सारी नदियाँ आपको मिलेंगी जो पहाड़ की चोटी से बहते हुए नीचे आती है, जैसे कि कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नाम की एक जगह से, जहाँ एक पहाड़ है, वहां से आती है। और अब आपको तो पता है कि कृष्णा नदी कितनी बड़ी नदी है। कृष्णा नदी को बहुत सारे नदियां मिलते मिलते इस तरह से कृष्णा नदी काफी बड़ी नदी हो गई है। तो अब ये जो नदी है जो
संजीवनी निकाली गई जगह से है। वहाँ जो जगह है वो जगह इस तरह से है, अक्सर बहुत सारे पहाड़ ऐसे होते हैं कि पहाड़ की जो चोटी होती है वो बादलों में छुपी हुई होती है, यानी वहाँ पर बादल बहुत सारे आते हैं। बादल होने के कारण वहाँ की जो जगह है धुंधली हो जाती है और इस वजह से उसे मिस्ट कहा जाता है, फ्लीटिंग मिस्ट, यानी बादलों का एक झुंड, ठीक है, ऑफ द माउंटेन टॉप एंड इट डांसेस इट्स वे थ्रू द रेल फ्लावर। और ये जो नदी है ये पहाड़ों के बीच में से, और ये जो नदी है पहाड़ों के ऊपर से सारे अलग अलग तरह के फूल, पौधे, पेड़ और जड़ी बूटियों के बीच से गुजरती हुई ये नीचे की तरफ आती है। एंड व्हाट डू वी डू my lord? Here I will repeat the command of the goddess. I saw her in a vision as I lay in my hut. I had never seen her before. महाराज कहते हैं कि एक दिन में क्या कर रहा था, अपने झोपड़ी में आराम कर रहा था और इसी वक्त मुझे एक, आप कह सकते हो कि कुछ लोग महात्मा, संत, पुरुष ऐसे होते हैं कि वो दावा करते हैं कि वो ऐसे शख्स को, जैसे कि भगवान हो, महापुरुष हो, कोई देवी देवता हो, उसे हम अपने नज़रों के सामने देख सकते हैं या ख्वाब में देख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं इस तरह से। और हिंदी में भी इसे आकाशवाणी कहा जाता है। तो यानी कि मैसेज फ्रॉम गॉड, भगवान का मैसेज लेना। यानी एक मैं बताऊं कि ऐसे कोई जो शख्स होते हैं वो दावा करते हैं कि उनके पास कुछ पावर्स है जो भगवान को सुन सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैं एक दिन क्या कर रहा था, अपने घर पर झोपड़ी में सो रहा था। उस वक्त मुझे एक विजन आता है, मैं देख सकता हूँ कि मेरे सामने इस गांव की देवी खड़ी थी ख्वाब में। शी स्टूड बिफोर मी, हर ट्रेसेस फ्लाइंग इन द विंड। ट्रेसेस मतलब जो बाल होते हैं ना, वो हवा में लहरा रहे थे। देयर वाज स्टार्स इन हर कॉरोनेट। कॉरोनेट का मतलब जो क्राउन या मुकुट होता है जो सर पर पहनते हैं उसे कॉरोनेट कहते हैं। उसके मुकुट में बहुत सारे तरह तरह के सितारे लगे थे। रूबी हैज बिग हैज आईज ऑफ दैट एलिफेंट स्पार्कल्ड ऑन हर फोरहेड फॉर अ रेड मार्क। और उसके माथे के ठीक बीच में एक हाथी के आंख के बराबर एक रूबी था जो लाल कलर का पत्थर होता है, वो चमक रहा था। हर गारमेंट वॉज ऑफ अ गोल्ड वोवन विथ लाइटनिंग। और उसके जो कपड़े थे वो सोने के धागे से बनाए गए थे। और लुक एट हर एंड आई न्यू इट वॉज द मदर। और जैसे ही एक नजर में मैं समझ गया था, मैंने पहचान लिया कि ये हमारे गांव की देवी है। I fell at her feet and she said, the river Veda which you see at the foot of the hill and from which you drink water is my very own plaything. ये जो नदी तुम देख रहे हो, जैसे ही the river Veda which you see at the foot of the hill and from which you drink water is my very own plaything. तो जब मारा उस देवी के पैरों पर गिर जाता है तो उस वक्त वो देवी उसे कहती है कि खड़े हो जाओ। और फिर वो देवी उसे कहती है कि ये जो नदी का पानी तुम देख रहे हो ये मेरी खुद की एक बनाई गई चीज है, ये मेरी क्रिएशन है, मैंने बनाया है इसे और ये मेरा टॉय है, ये मेरा खिलौना है। मैं इस नदी के पानी के साथ खेलती हूँ। इट कैरीज इन इट्स बॉसम द नेक्टर विच रिवाइव्स गॉड्स एंड नरिशेस मॉर्टल। तो मॉर्टल मतलब जो इंसान, जो जानवर या जो जिंदगी, जो जीने वाला जो भी हो, कोई जिसमें जान हो, एक दिन हर एक को मरना है। तो जो हर कोई मरने वाला, मॉर्टल का मतलब होता है कि जो लोग कभी ना कभी मरने वाले हैं उनको मॉर्टल कहा जाता है। जो नहीं मरता उसे कहते हैं इमॉर्टल, और वो है, आप सबको पता है, गॉड। तो वो कहती है कि इस नदी के सीने में जो पानी है, ये पानी एक अमृत की तरह है जिसका फायदा देवी देवता भी उठाते हैं और इंसान भी उठाते हैं। बट वेन द समर सन बेक्स योर सॉइल आई कीप माई पेट। यहाँ पर पेट क्या है? नदी। शेल्टर्ड इन द कूल ग्लेड्स ऑफ द माउंटेन एंड देन यू डाई ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट एक परिस्थिति है जहाँ पर जब पानी बिल्कुल ना हो, सब कुछ सूखा हो, नदी नाले और पेड़ पौधे सारे के सारे बर्बाद हो जाए पानी की कमतरता की वजह से, जब लोग मरना शुरू हो जाए, उसे ड्रॉट सिचुएशन कहते हैं। तो वो कहती है कि जब समर चालू हो जाता है, जब गर्मी के दिन चालू हो जाता है, उस वक्त मैं इस नदी को पहाड़ के बीच में छुपा देती हूँ। When summer ends and you have water again, you take what you want and allow the precious stream to dissipate and perish in the fall marshes far off. I command you, tell your king to build a tank and not to let weather leave this village. तो वो जो देवी होती है वो कहती है कि और जब फिर से एक बार बारिश का दिन शुरू हो जाते हैं, उस वक्त मैं इस नदी के
नदी को उस पहाड़ के बीच में से आज़ाद कर देती हूँ उसके पानी को, और इस तरह से ये पानी तुम्हें मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस नदी का जो पानी है ये तुम इस्तेमाल करो, और जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। बाकी का ये जो पानी है वो यानी वेस्ट बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर इस नदी के पानी को जाने दो। और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम जाकर अपने राजा को इस बारे में मेरा पैगाम पहुँचाओ और कहो उससे कि एक आर्टिफिशियल तालाब तैयार करे ताकि इस नदी का पानी जमा कर सके, और इसे एक डैम तैयार करो ताकि इस नदी का पानी तुम रुका सको और इस नदी का पानी तुम साल के 365 दिन इस्तेमाल कर सको। क्योंकि क्या होता है कि कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है, क्योंकि जब सारा का सारा पानी समुद्र में बह जाता है तो गर्मियों के दिनों में कुछ रहता नहीं। लेकिन आजकल आप देखोगे कि डैम वगैरह बनाने की वजह से नदियों पर, वो डैम में नदियों का पानी हम रोक सकते हैं ताकि हम गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो देवी थी ये वही कह रही थी कि तुम इस नदी का पानी को रोको, इसे समुद्र में मिल जाने से रोको ताकि ये नदी का पानी तुम इस्तेमाल कर सको, और जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल टैंक कहते हैं हम लोग। गिव हर अ होम, दिस वर द वर्ड्स ऑफ द गॉडेस, आई हैव रिपीटेड देम, योर मैजेस्टी may trample me down under your elephant now। तो महाराज कहते कि यही मैं आपको बताने के लिए इस पेड़ पर छुपा था। अब मेरा काम पूरा हो चुका, मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने देवी का जो मैसेज था मैंने आप तक पहुंचाया। अब चाहो तो आप अपने हाथी के पैर के नीचे मुझे कुचल सकते हो। तो किंग कहते हैं फार फ्रॉम इट, यानी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड्स अपॉन यू, तुम्हें भगवान की देन है, यानी भगवान का आशीर्वाद है तुम्हारे पर, और तुम्हारे जैसे इंसान को मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। जो वर्ड्स आर वेटी, यानी कि तुम्हारे बोलने में ताकत है, तुम्हारे हर एक शब्द में एक वजन है, यानी तुम सच बोल रहे हो। When we return this way tomorrow, accompany us to capital। accompany का मतलब हमारे साथ चलना। जब मैं इस रास्ते से वापस लौट रहा हूँगा उस वक्त तुम मेरे साथ मेरे कैपिटल यानी मेरे महल में आना। Forgive me, gracious one, I have only these rags to wear। rags यानी गंदे कपड़े। And I am Mara the mad, how can I follow your majesty to the capital? Our command is clear, I obey। तो महाराज कहते हैं कि मैं कैसे आपके साथ आ सकता हूँ, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, और देखो मेरे कपड़े कितने गंदे हैं। मेरे जैसा इंसान आपके साथ कैसे चल सकता है। तो इस पर जो किंग होता है वो कहता है कि कमांड इज कमांड, मेरा कमांड क्लियर, यानी मेरा हुक्म मानना ही होगा, मेरा हुक्म फाइनल है। माई ऑर्डर इज ऑर्डर। तो महाराज कहते हैं कि मैं कबूल करता हूँ। इसका मतलब अब मारा इसके आगे वो जो किंग का एक क्या कह सकते हैं हम लोग, रॉयल मिनिस्टर या एक पैलेस का एक पार्ट बन जाता है वो। जैसे कि सारे मिनिस्टर्स और रॉयल पीपल कोर्टियर्स राजा के दरबार में होते हैं, अब ये भी एक तरीके का दरबारी समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये रहा सीन 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहा होगा सीन 2 और सीन 1। और जितने भी मैंने लेसन्स है वो सारे के सारे लेसन्स आपको प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार की है, मेरे चैनल पर आप जाओ, वहाँ पर सर्च करो पीयूसी फर्स्ट ईयर और पीयूसी सेकंड ईयर के 2 अलग-अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कोई लेसन ना मिला हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं वो दे दूँगा। तो और अगर आप चाहते हो कि मुझे मदद करें तो आप लोग मदद भी कर सकते हो। अपनी खुशी से जो आप देना चाहते हो दे सकते हो इस चैनल पर। आप लोग को नीचे चैनल के नाम के आसपास कहीं डॉलर का साइन दिखाई देता होगा, सुपर थैंक्स या कुछ इस तरह से, तो वो भी आप दे सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ ये वीडियोस। एक वीडियो तैयार करने के लिए मुझे कम से कम 3 दिन लगते हैं, फिर उसकी एडिटिंग करना सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो इसके पीछे मेहनत और अगर आप लोग को इससे फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी चाहो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, चाहो तो मुझे भी फ़ायदा कर सकते हो कुछ देकर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस साथ में। थैंक यू वेरी मच।